तो कौन सी ऐसी हिस्ट्री है, कौन सा ऐसा अध्याय है जिसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए लेकिन एक्चुअल में पढ़ाया नहीं जाता? शर्म की बात है कि आज़ादी का 75 साल के बाद भी बच्चे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि लंगूला नरसिम्हा देवा कौन, संभाजी महाराज। अभी छावा आया था, बहुत चला सबका। राजा सोना छुपा के रखते थे। जब अंग्रेज आए और बाहरी आक्रांता आए तो सबसे पहले इन्होंने मंदिरों को साउथ ईस्ट एशिया में कई जगहों पे है। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल टॉक विद प्रशांत। आज हमारे साथ हैं इतिहासविद और विरासत शोधकर्ता सूर सारथी रॉय जी। रॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, अंग्रेज़ों ने हमें सिखाया कोट पैंट पहनना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना चाहिए और ज़मीन पर बैठकर आज हम देखते हैं और उसके कि मिट्टी के घरों में रहना चाहिए। हमारे पुराने जो बाप दादा हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो मिट्टी के घरों में रहते थे, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, तांबे के बर्तनों में पानी पिया करते थे। और आज साइंस कह रहा है कि ज़मीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए, तांबे के बर्तनों में पानी पीना चाहिए। तो असल में ज़्यादा समझदार वो थे या हम गवार थे या वो गवार थे? देखिए, जो जहाँ तक डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स की बात आता है, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खास इसी कारण के वजह से डीकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड्स 2035 तक का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जी। आज भी सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे पेरेंट्स जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, रोमन कैथलिक स्कूल्स, बैप्टाइज क्रिश्चियन स्कूल्स, इनमें अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं ताकि अंग्रेज़ एजुकेशन मिले। हाँ, वो अलग बात है कि कई जगह पे हमारे अपने स्कूल्स जो है उतना डेवलप नहीं है इंफ्रा, तो ये भी एक जेन्युइन वजह है जी। पर हम उसको 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं उस चीज़ को, एजुकेशन को। हम पूरा डीकॉलोनाइजेशन या कॉलोनाइजेशन पीरियड से देखते हैं जी। आप अगर कॉलोनाइजेशन इतिहास को खोल के देखेंगे, कॉलोनाइजेशन शुरू होता है, एक्चुअली शुरू होता है 1813 के बाद। अच्छा। उससे पहले जो ओरिएंटलिस्ट्स थे, जेम्स प्रिंसेप, नैथन हैलहुड, W.W. हंटर या विलियम जोन्स, जिन्होंने मिलके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया था या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था, बाद में एपिग्राफिक डिवीज़न भी बनाया उन्होंने। तो इनका आप एनालिसिस करेंगे और इनका लाइफ एंड टाइम्स का एनालिसिस करेंगे, काम का, उनका लेखनी का, एक सिंगल स्टेट में मैं बताऊँ तो दे वर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन। बहुत
बहुत ही वो अप्रिशिएट करते थे। और आप सुन के हैरान होंगे कि इनमें से कई लोग संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, ये सब जो हमारी भाषा है, ये सब उन्होंने काशी में जाके सीखा। अच्छा। अब आप सुन के ये भी हैरान हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स अब सब बंगाल में ही हो रहा है सब, राइट? तो हम लोग बंगाल के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे क्योंकि ये सारा शुरुआत वहीं से हो रहा है। अच्छा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स हर संडे वो कलकत्ता का काली घाट में जाता था वो पूजा देने, इतना मानता था वो महाकाली को जी। और वो सतीपीठ भी है जी। तो उस चीज़ से, इस एक चीज़ से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी श्रद्धा भाव था हमारे इंडिक सिविलाइजेशन के ऊपर। और इसी कारण के चलते वजह उन्होंने मिशनरीज को 1813 तक, जब तक उनको हाउस ऑफ कॉमन से गो हेड नहीं मिला, तब तक उनको श्रीरामपुर में सीमित कर रखा था। तो अब ये निकल नहीं पा रहे थे इवेंजलिस्ट्स, तो प्रचार कैसे करेंगे कि भारतीय सभ्यता को कैसे नीचा देखा है। तो दो चीज़ हुआ उसमें, एक तो इवेंजलिस्ट को खुला हाथ मिल गया, वो श्रीरामपुर से बाहर आके पूरा बंगाल में फैल गए, ईस्ट इंडिया में फैल गए, फिर बाकी अलग अलग जगहों पे वहाँ से चले गए और बाकी लोग भी आते गए, पैस्टर्स जिसको हम बोलते हैं। इसके संग संग उन्होंने एक काम और भी किया, नैरेटिव, द वॉर ऑफ नैरेटिव, आज जो चलता है नैरेटिव का वॉर। अब जो नैरेटिव का वॉर आती है, नैरेटिव का वॉर में सबसे पहले नाम आता है मैकॉलेज एजुकेशन। मैकॉलेज एजुकेशन में एजुकेशन ने किया क्या, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसका मेन मुद्दा क्या था मैकॉले एजुकेशन का। मैकॉले एजुकेशन का मुद्दा यही था कि आप ब्राउन साहिब बनाओ, ब्राउन साहिब या ब्राउन सिपॉइज, जिसका स्किन कलर ब्राउन होगा लेकिन वो हमारी तरह सोचेगा। समझ रहे मेरी बात? जी जी जी। आप फर्क सोचिए, एक हिंदुस्तानी आदमी, एक भारतीय, भारत का पला बड़ा, लेकिन उसकी सोच, उसकी आत्मा उन्होंने ले लिया। तो शरीर से वो भारतीय जरूर है, लेकिन एक अपनी आत्मा और सोच से वो अंग्रेज है। और इसी चीज को, ब्राउन साहिब्स को तैयार करके आप पूरा सिस्टम को कंट्रोल करो, जिससे तैयार हुआ एक क्लास बंगाली बाबूज। ठीक है, वहां से नाम आया बंगाली बाबूज। बंगाली बाबूज, ये बाबू कल्चर डेवलप हुआ। तो बाबूज कौन थे? ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और बाबूज से ही ये बाकी चीज़ें कंट्रोल करते जाएंगे। तो आप जाएंगे इतिहास में खोद के जाएंगे कि जब अंग्रेज़ ने उड़ीसा का कंट्रोल लिया 1803 में, बिहार झारखंड का 1805 या 6 के आसपास जब कंट्रोल लिया उनका, सब जगह बंगाली बाबू जाके काम किया है। जितना भी नुकसान किया है अपना देशी लोगों का, भारतीयों का, ये बंगाली बाबू ही किया है, उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स। एंड दैट इज व्हाई दे वर सो हेटेड। दे वर सो हेटेड बिकॉज वो ब्राउन साहिब्स थे। ब्राउन साहिब, लोगों को समझना पड़ेगा। लोग कई बार बंगालीज की तरफ हेट्रेड हो जाते हैं, बट बंगालीज वर नॉट टू बी हेटेड, इट वाज द ब्राउन साहिब्स व्हिच डिड द डैमेज। तो अब सवाल आता है, मैं एक एक करके तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब इन्होंने क्या किया, इनकी शिक्षा जो थी मैकॉले एजुकेशन और मिशनरीज, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी जैन बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि सती को, एक जो हमारी चलती भाषा में हम बोलते हैं हौवा बना देना, सती को बना दिया हौवा। अब इसका बहुत सारे प्रूफ्स है, लिटरेरी प्रूफ्स, इंस्क्रिप्शनल प्रूफ्स, शास्त्रिक प्रूफ, शास्त्रों में कहीं पे ये नहीं लिखा गया सती इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर एनी विडो। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ऑप्शनल वन, और वो भी कई बार घर वाले रोक देते थे। इसका सबसे बड़ा निदर्शन है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो खुद सती होना चाहते हैं, और मल्हार राव होलकर ने उनको रोका, और जाके बाद में जाके राजमाता अहिल्याबाई होलकर भारत के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया है उन्होंने, है ना। तो
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स है। रानी रासमणी जी बंगाल का, जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाया, उनका भी सेम केस था। रानी रासमणी जब वो विधवा बने, सब लोग चाहते वो सती कर ले, ब्राह्मण समाज पूरा चाहते थे सती कर ले, जी लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने अपने बलबूते पे पूरा डट के रहे और अंग्रेज़ों को धूल चटाया बुरी तरीके से। आप सोचिए, गंगा जी में उन्होंने गंगा जी को बंद कर दिया कि ताकि अंग्रेज़ों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोत है, जो मर्केंडाइज लेके आ रहा है, वो ना जा पाए। अंग्रेज़ आके उनका पैर पकड़ लिया कि खोल दो गंगा जी को, हमारा बिजनेस ठप हो गया पूरा। जी ऐसा उनका रुतबा था, है ना। तो अब सवाल ये होता है कि तो फिर खराब कहाँ से हुआ? तो खराब दो तरीके से हुआ। एक था मैकॉले एजुकेशन, जो इसमें उन्होंने ब्राउन साहिब तैयार किया और धीरे धीरे वो संख्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया। जी दूसरा कि आपका ये जो हमारे सोशल कस्टम्स है, इनको नीचा दिखाना, इनको दुष्कर्म दुष्कर्म की तरह दिखाना, सोशल ईविल जिसको बोलते हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि हाउस ऑफ कॉमन में अपना केसेस बिल्डअप करने के लिए इवेंजलिस्ट ने इंग्लैंड में पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया था विमेन को, लेडीज लोगों को, बोला कि अब हाउस ऑफ कॉमन्स में चिट्ठी लिखो, भारत में हर रोज बंगाल में और अलग अलग कोने में इतने नारियों को, विधवाओं को जलाया जाता है, उसका कोई आधार नहीं है। आज तक एशियाटिक सोसाइटी आज भी है, आप डेटा खगोल के देख सकते हैं, कोई आधार नहीं है उसका। मीनाक्षी जी ने भी बहुत दिया है। अब मैं बंगाल से हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है इस चीज़, हम लोग तो पले बड़े हैं ये सब सुन के देखते हुए। इतना नहीं था कि जितना उन्होंने हवा बना दिया, कि हमें एक वो नैरेटिव बनाया, हमें उधर पहुंच के उनको सिविलाइज करना है। इसलिए जो टर्म चलता है ना कि अंग्रेजों ने हमें इंसान बनाया, वो यहीं से आता है, शुरू होता है। तो ये था एक पूरी सोची समझी प्लान ऑफ द मिशनरीज, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स ने ट्रैप में आके या वोटिंग सिस्टम में आके चालू किया। बट इनका मेन जो ब्रेन था, ये थे इवेंजलिस्ट्स, मिशनरीज। तो ये सारा जो हम लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, पेड़ पौधों का पूजा करते हैं, नदियों का पूजा करते हैं, या कोई भी हमारा सामाजिक रीति नीति हो, मंदिर की रीति नीति हो, जी आप एक एक राइटर्स जो है, फॉरेन राइटर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, उनका लेखनी पढ़िए। जिमरमैन, क्लॉडियस बुकनन, W.W. हंटर टू सम एक्सटेंट, उन्होंने हर एक चीज़ को रिपोर्ट किया है, चाहे किसी मंदिर का हो, चाहे कहीं उत्सव का हो, कि रिचुअल्स का हो। लेकिन मैंने अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग, जो नीचता के साथ उन्होंने, जो नीचता उन्होंने दर्शाया है उनका लेखनी के थ्रू, वो आज भी लोग पढ़ेंगे। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ खास करके, जो आज भी लोग पढ़ेंगे तो उनका खून खौल जाएगा। मेरा तो खून खौल गया था। जी। तो ये है कहानी। जी आज भी हमारे घरों में कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिनके पीछे कोई गहरा साइंस है, जो सामाजिक कारण है, कुछ ऐसी जो डे बाय डे के रूटीन में होती है? बेस्ट एग्जाम्पल एकादशी है। एकादशी का कैसे क्या है? अब जो भगवान विष्णु के स्मरण में महीने का 2 एकादशी आता है, उसमें हमें फास्टिंग करना पड़ता है। उसमें हम अन्न नहीं लेना पड़ेगा, हमें अन्न नहीं लेना है, ठीक है ना। आपका फलाहार करना है, जाप करना है। तो उसमें जो मेन साइंस जो है इसके पीछे, वो बॉडी का क्लींजिंग होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लिवर के ऊपर स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका बॉडी का फैट पिघलता है। कई सारे एक्सप्लेनेशंस है इसका, आजकल आ रहे हैं इसके ऊपर, एंड दैट इज़ ट्रू। अगर मैं भी एकादशी कर रहा हूँ अभी पिछले कुछ 6 महीने से, पिताजी का स्वर्गवास के बाद, तो मैं समझ में आता है, जिस दिन मैं एकादशी करता हूँ उस दिन बॉडी लाइट महसूस होता है। ये बात तो है, लाइट महसूस होता है, बहुत लाइट महसूस होता है, अच्छा लगता है। हाँ, ये बल्कि ज़रूर है कि थोड़ा भूख लगता है कई बार, तो फल वगैरह कुछ खा लो जो विधि विधान के अंदर है। पर यह है कि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसका क्लींजिंग होता है। तो ऐसे बहुत है। जी
भारत का कौन सा ऐसा मतलब कौन सी ऐसी हिस्ट्री है, कौन सा ऐसा अध्याय है जिसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए लेकिन एक्चुअल में पढ़ाया नहीं जाता उसको? इसका लिस्ट बहुत लंबा है प्रशांत जी, बहुत लंबा है। मतलब भारतीय इतिहास में बता रहा हूँ मैं, अभी हाल ही में जब उड़ीसा में गया था जी किसी से किसी सेमिनार में डिस्कशन हो रहा था, जी तो वहाँ पे मैंने यही बोला कि बड़ा शर्म की बात है कि आज़ादी का 75 साल के बाद भी उड़ीसा का आज का जो बच्चे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि लंगूला नरसिम्हा देवा कौन है, गजपति कपिलेंद्र देव कौन है, और पूरा कट ऑफ है। आज कल ही गजपति कपिलेंद्र देव का कोरोनेशन डे था, राजाभिषेक का दिन था, 591तम 591, लेकिन वो कुछ गिने चुने हिस्ट्री हेरिटेज लवर्स के अंदर ही सीमित रह गया है। स्कूल कॉलेजेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है जी। वो हमारी गलती है जी आज भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं कि हम अगर कुछ अच्छी चीज़ प्रैक्टिस को वापस ला रहे, कुछ यादगार चीज़ें कर रहे इतिहास से जुड़ा हुआ, धरोहर से जुड़ा हुआ, उसमें हम कॉलेजेस को, स्कूल्स को जोड़ते नहीं हैं, तो बच्चे जानेंगे कैसे? और इसीलिए ये गैप है। तो ऐसे आप देखिए, जो परिवार आपको जगन्नाथ मंदिर बना के दिया, जो परिवार आपको कोणार्क सूर्य मंदिर बना के दिया, उनके बारे में, उस परिवार के बारे में ही पढ़ाया नहीं जाता है। भारतीय इतिहास का मेन स्ट्रीम भारतीय इतिहास में आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का बारे में किसी को पता ही नहीं है, सूर्य गजपति डायनेस्टी के बारे में पता नहीं है, उधर आपका कालाचूरीस के बारे में पता नहीं है, ककटियस के बारे में पता नहीं है, हिंदू शाहीस के बारे में पता नहीं है। मुझे भी हिंदू शाहीस के बारे में कुछ 7-8 साल पहले ही पता चला है जब मैंने अपना शोध कर रहा था और जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि क्या ही लोग थे कि जो महमूद ऑफ गजनी के साथ लड़े हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल। अब हिंदू शाही एक ऐसा परिवार था जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में महमूद ऑफ गजनी और उनके पिताजी से लड़े थे। 70 साल इन्होंने, 4 पुरखों में 70 साल इन्होंने बड़ी कड़ी संघर्ष की, बहुत कड़ी संघर्ष की इन्होंने। अच्छा। इनका जो मुख्य थे, एक तो थे आपका त्रिलोचन पाल, फिर थे भीमपाल, फिर इन दोनों का नाम तो अभी मुझे याद आ रहा है। भीमपाल का तो वो इतने शूरवीर थे, उनका नाम पड़ गया निडर भीम। महाभारत का निडर भीम के साथ जुड़ के उनका भीमपाल का नाम पड़ गया निडर भीम। और उन्होंने ललितादित्य जो कश्मीर के राजा थे उनके साथ मिलके एक बार उन्होंने हराया था अपना महमूद ऑफ गजनी को कश्मीर साइड में। और कश्मीर में वो कॉरिडोर, मेरे ख्याल से भदरवा साइड में वो कॉरिडोर आज भी है जहाँ पे हिंदू शाहीस का बनाया हुआ मंदिर, डोगरास का बनाया हुआ मंदिर आज भी है। और वो मंदिर बल्कि सिर्फ मंदिर नहीं है, वो चेक पोस्ट है एक तरीके का, जो गजनी का राउट में आता है, उसी राउट से वो कश्मीर आता था वो लड़ने के इंडियन से। तो ये सब अभी भी बहुत बहुत बड़े पैमाने में काम होना बाकी है और मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए। एंड आज भी सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट। NEP आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और बस उसमें उन्होंने काफ़ी सारा चेंजेस किया है। मैं आपको 2 चीज़ बोलूँगा उसमें, सिर्फ बहुत जितने भी चेंजेस हुए उसमें से एक है, आप इतिहास पढ़ा रहे हो, मंदिरों के बारे में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों को वहाँ ले जाओ, हेरिटेज वॉक करवाओ, हेरिटेज वॉक का मैंडेटरी करो। क्यों? क्योंकि जब बच्चे किताबों में तस्वीर देखेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, उसके बारे में अपने टीचर से सुनेंगे, वो उनका दिमाग में जाएगा। लेकिन जब उसी मंदिर में जिसको किसी ने विध्वंस किया है या जो बहुत भव्य है आज भी, लेट्स से गंगाईकोंडा चोलापुरम, तंजावुर अपना शिवा मंदिर, वहाँ पे जाएंगे और वही इतिहास को उनके सामने, मंदिर के सामने खड़ा होकर दोहराया जाएगा जी। तो आप सोचिए उस बच्चे का दिल और मतलब आत्मा पे क्या असर होगा जी। कि मैं इस धरती से हूँ, मैं इस सभ्यता से हूँ, और वो जो प्राइड उसके अंदर जाएगा, जो उसका फाउंडेशन बनेगा आने वाले दिनों में, वो हम कहाँ बना रहे? नहीं बना रहे हम जी।
थ्योरी एक तरफ है, प्रैक्टिकल एक तरफ है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल को जुड़ गया तो ये बच्चों का एकदम बहुत ही भला होगा। एक ये है। दूसरी बात, लोग ये पॉइंट सुन के मुझे गोली मारेंगे, ठीक है मरे, लेकिन मैं मारने से पहले उनसे दरख्वास्त करूंगा 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन लीजिए। अभी कई सारे स्टेट्स ने अपने इतिहास का किताबों से मुग़ल इतिहास को काफ़ी हद तक निकाल दिया है और अपना अपना राज्यों का इतिहास बहुत अच्छे से डाल दिया है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। पूछिए क्यों? वो इसलिए, मान लीजिए छत्रपति संभाजी महाराज, अभी छावा आया था, बहुत चला, सब बहुत भावुक हो गए और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से शोध किया, कोई अपना साइट्स पे भी चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 2 मिनट के अगर औरंगज़ेब को हटा लेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज का लड़ाई किससे हो रहा है? उनकी जो ग्रेटनेस है, अगर वो नहीं रहेंगे तो इनकी ग्रेटनेस कैसे उभर के आएगा? ठीक बात। अकबर नहीं होते तो महाराणा प्रताप कैसे बनता? अकबर नहीं होते तो महाराणा प्रताप कैसे बनता जी? तो आप उनको रखिए, पूरी तरीके से नहीं निकालिए। और उन्होंने जो बर्बरता किया है हम लोगों के साथ, इन सारे मुग़ल शासकों ने, इस तुर्कियों ने, मामलुकों ने, तिमूरीद ने, जितने भी इन्होंने नृशंसता किया है हमारे साथ, हमारे मंदिर विध्वस्त किए हैं और मतलब नारियों के साथ उनको गलत किया है, स्लेव ट्रेड भी किया है, सेक्स ट्रेड भी किया है जी। तो ये सब रखिए, इनको उड़ाइए मत, क्योंकि ये जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमारी राजाओं का वीरता का कैसे ये लोग मूल्यांकन करेंगे जी। अब समझ रहे हो? जी जी। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुर्तगीज के साथ लड़ाई किया, मुगलों के साथ, औरंगज़ेब के साथ लड़ाई किया, और औरंगज़ेब का बारे में आपने उनका क्रूरता और बर्बरता के बारे में इतना सा कर दिया, तो लोग मूल्यांकन कैसे करेंगे कि कितने बड़े खतरे से उन्होंने अपना खतरा मोला था जी, कितना जोखिम उठाया था पूरा जिंदगी भर जी। बस यही है। हमें इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान थे, तो क्या थे अकबर एक्चुअल में? अकबर महान तो थे नहीं। देखिए, अकबर का जहाँ तक ज़िंदगी है, पूरा लाइफ स्पैन है उसका, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अकबर, अगर हम देखेंगे शुरुआत के दिन पे वो बड़े ही खूंखार थे और उसका काफ़ी मतलब काफ़ी डिटेल्स अबुल फजल का आईनी अकबरी में से ही मिल जाता है, जहाँ पे उन्होंने चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह को जब अटैक किया तब उन्होंने 30,000 लोगों को निहत्थे सिविलियंस को मारा उन्होंने। फिर एक प्रसंग ये भी आता है जहाँ पे उन्होंने कुरुक्षेत्र में उन्होंने 10,000 साधुओं का हत्या किया था जी। मेरे ख्याल से सूर्य ग्रहण के टाइम पे जी। उनके सूर्य ग्रहण में क्या है, कुरुक्षेत्र में बहुत साधु और श्रद्धालु जाते हैं नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए, तो उस टाइम ये कांड हुआ था। ये अबुल फजल का आईनी अकबरी में ही मिलता है जी। ऐसे और भी किस्से हैं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। फिर दूसरा हिस्सा आता है उनका ज़िंदगी का, जब वो दिन इलाही बनाना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल सोची समझी कूटनीतिक चाल चलते हैं। कूटनीतिक चाल क्या चलते हैं? वो देखते हैं कि अपने ही दरबार में वो साइडलाइन हो रहा है जी, जहाँ पे जो रॉयल लीनिएज है, पर्शियंस और मामलुक्स, इनका फ्रॉम पर्शिया, ईरान, उनके जो सभासद है, ये अकबर के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे उसको हटाने के लिए। तब इनको समझ में आया कि अगर मैं इनका प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं किया तो मेरा नंबर गेम हो जाएगा, मतलब एक सिंपल भाषा में जिसको बोलते हैं, और जो होता भी था उस टाइम। तो तब इन्होंने राजपूतों से अप्रोच किया, राजपूतों का, राजपूत ने मान भी लिया, खास करके कछावा राजपूत, राठौर, सब एक मेवाड़ को छोड़ के पूरा राजस्थानी उनके साथ हाथ में ला लिया। वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि राजपूत से बढ़िया जो वीर योद्धा भारत में और थे नहीं उस टाइम। मराठा उस टाइम पिक्चर में नहीं थे जी।
और बाकी जो राज्य थे, गणराज्य या राज्य जो थे, वो इतने बड़े नहीं थे, इतना शूरवीर नहीं थे जितने कि राजपूत थे। ठीक है ना। तो और राजपूतों का जो वर्चस्व था पूरी भारत में था उस टाइम जी। चाहे वो गुर्जारा प्रतिहारा हो, राष्ट्रकूटा हो, सबके ऊपर से वो राष्ट्रकूटा से भी कई कई थ्योरीज आते हैं कि राजपूत कहाँ से है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट उनका वर्चस्व था उस टाइम। तो उन्होंने उनका साथ जोड़ लिया। और एक काम उन्होंने और एक किया, वो था भक्ति मूवमेंट का पीक टाइम। और भक्ति मूवमेंट का एपिसेंटर था ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में तब मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, एक के बाद एक महानुभाव आ रहे जी। और चैतन्य महाप्रभु का जो गोसाई थे गौरी संप्रदाय के, इनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया था उस टाइम। इतना बढ़ गया था कि महाराजा मानसिंह, उनके पिता भगवान दास, ये सब लोग उनकी शरण में आ गए थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके शरण में। तो इन्होंने क्या किया, मानसिंह ने इसका, इसलिए मैं आजकल बोलता हूँ कि कच्छावाओं का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय इतिहास में, वो दोबारा एग्जामिन करना चाहिए जी। ये बोल के नहीं नकार देना चाहिए। ये भी एक नैरेटिव है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा हल्दी घाटी में तो उसका सब कुछ खराब है, लेकिन नहीं। कच्छावा का जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में, वो फिनोमिनल है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, महाराजा मानसिंह, राजा मानसिंह, सब महाराणा नहीं, सॉरी, राजा मानसिंह, आई स्टैंड करेक्टेड। राजा मानसिंह का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रशांत जी, महारानी अहल्याबाई होलकर से कुछ कम नहीं है। अब क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है जी। मैंने शोध किया, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना डट के, कि उसके ऊपर बिल्कुल राज परिवार से, अभी मैंने देखा डॉक्टर विक्रम संपत को उन्होंने एक प्रोजेक्ट की तरह दिया है कि आप पूरा कच्छावाओं का इतिहास लिखो, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसमें ये सब चीज़ें निकल के आएगा। एंड लेकिन राजा मानसिंह का जो कंट्रीब्यूशन है अपने सेक्रेट जितने भी रिलीजियस साइट्स है उसमें, खास करके नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में, फिनोमिनल है। तो राजा मानसिंह के साथ इन्होंने क्या किया, ब्रजभूमि में एंट्री लिया अकबर ने। 1570 में ये ब्रजभूमि गए, हरिदास स्वामी से मिले और मानसिंह को इन्होंने अनुमति दे दिया कि हाँ, आप 4 से 5 भव्य मंदिर बनाओ रेड सैंडस्टोन का, वो हम ही लोग देंगे आपको मंदिर बनाने के रेड सैंडस्टोन। तो इसलिए आज ब्रजभूमि में जितने भी मंदिर टूटे पड़े हैं, बड़े बड़े मंदिर जो टूटे पड़े हैं, जो औरंगजेब ने तोड़ा था, वो सब रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और क्या नकाशी है उनका जी। मतलब गोविंद देव जी को तो बोला जाता है पोएट्री ऑन स्टोन जी, आज भी जी। तो और वाकई इंसान को जाके देखना चाहिए इन सारे मंदिरों को। लोग आज जाके बांके बिहारी में धक्का खा के आ जाते हैं, कोई जाते नहीं है। बांके बिहारी का जो गली है उसी के ऊपर मदन मोहन है, लेकिन मदन मोहन कोई जाता नहीं है देखने के लिए। जितने लाखों लोग अगर बांके बिहारी जा रहा है, उसमें से अगर 15% भी मदन मोहन देख ले तो हमारा इतिहास का उद्धार हो जाएगा। एंड इट इज एन ASI प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। लोगों को पता ही नहीं है। लोग मथुरा जाए तो किन 3-4-5 मंदिरों को देखना चाहिए? देखिए, पहले तो आप ब्रजभूमि जाइए, ब्रजभूमि में जाके माता कात्यायनी का दर्शन करिए सबसे पहले जी। ठीक है, माता कात्यायनी का दर्शन करेंगे, वो सतीपीठ है, माँ का कुंतल केश वहाँ गिरा था। अच्छा। फिर वहाँ से आप आइए, गोविंद देव जी करिए। गोविंद देव जी का ऑपोजिट में है आपका गोपेश्वर महादेव है जी, वंशी वट है, ये दोनों कर लीजिए। फिर वहाँ से आप चले जाइए गोपीनाथ जी और मदन मोहन, राधा रमन जी आसपास ही है जी। फिर वहाँ से आप जाइए जुगल किशोर जी, जो केसी घाट के ऊपर है। जुगल किशोर जी से आप चले जाइए परिक्रमा मार्ग पकड़ के मदन मोहन जी। तो ये सब जो मंदिर है, ये सब आपको बिल्कुल देखना चाहिए साहब जी, बिल्कुल देखना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं है, मेरे हिसाब से जाते हैं बिहारी जी दर्शन करके चले आते हैं। बिहारी जाते हैं, इस्कॉन जाते हैं, प्रेम मंदिर जाते हैं, लेकिन ये सब मंदिरों में मैं बता रहा हूँ 10% क्या 3% लोग भी नहीं जाते इनमें से। और गोविंद देव जी पे लोग जाएंगे, गोपीनाथ जी पे जाएंगे, जो इतना भव्य है वो मंदिर, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आज भी वहाँ औरंगजेब का जो तोड़ा हुआ मलवा है मंदिर का जी, वो आज भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था, उसका जो मलवा था जी, मंदिर का जी, वो आज भी रखा हुआ है इन साइट्स पे। स्टेट आर्कियोलॉजी हो चाहे ASI हो, उन्होंने अच्छे से सजा के रख दिया उसको। 1835
थॉमस मैकाले ने जब अंग्रेजी शिक्षा कानून लागू किया तो उससे ठीक पहले विलियम एडम, धर्मपाल जी की रिसर्च के अनुसार थॉमस मुंडर ने भारत के विदेशी शिक्षा तंत्र को सर्वे किया था। उस सर्वे में सामने आया था कि भारत में एजुकेशन रेशियो, साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है और हर गांव में गुरुकुल थे। मैकाले ने पूरे ताने बाने को नष्ट करने के लिए काले अंग्रेज पैदा किए। क्या हमारी तो मैंने बोला क्या हमारी शिक्षा प्रणाली पहले ज़्यादा बेहतर थी या आज? वो गुरुकुल ज़्यादा बेहतर थे आज के कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल? देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो था वो एक होलिस्टिक एजुकेशन देता था। आपको ये आज के जो गुरुकुल है उसमें हम कैसे अलग उससे हैं? आज का गुरुकुल जो है वो होलिस्टिक अभी तक नहीं हो पाया है। उस टाइम का गुरुकुल, आज से 200-250 साल पहले जो गुरुकुल थे, होलिस्टिक एजुकेशन देता था। होलिस्टिक एजुकेशन मतलब गुरुकुल ही यूनिवर्सिटी बन जाता था जी। गुरुकुल से निकलने के बाद एक शख्सियत, एक नौजवान पूरी तरीके से तैयार होता था। पूरी तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, योगा हो, आयुर्वेदा हो, सब कुछ उसको मालूम रहता था जी। इतिहास हो, भूगोल हो, देश के बारे में, जाति के बारे में, सभ्यता के बारे में, सब कुछ का नॉलेज होता था उसके पास। लेकिन मैकाले का एजुकेशन क्या हमें वो एम्पावर करता है? नहीं। आज का एजुकेशन हमें एम्पावर करता है? नहीं। हम लोगों ने उनके जो शिक्षा व्यवस्था है उन्हीं को फॉलो करते हुए कंपार्टमेंटलाइज कर दिया हर चीज़ को और आज भी वही कंपार्टमेंट्स फॉलो हो रहा है जी। आप देखिए, भारत का जो शोध है, भारत का शोध में एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने अभी जो जर्नलिस्ट है शुभंकर मिश्रा जी, उनके साथ भी वार्तालाप में मैंने बोला था कि भारत का इतिहास को अगर सही मायने, सही दिशा देना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जो आज भी 75 साल बाद, 77 साल बाद आज़ादी के आज भी नहीं हो रहा है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपनी तरीके से काम कर रहा है, जो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, जो जियोलॉजिस्ट है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। अगर एक साइट है, एक साइट में ये तीनों अगर मिल जाए तो क्या ही नहीं हो सकता जी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे होना चाहिए। पर ये है कि जो आज का गुरुकुल है, मैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से ज़्यादा संपर्क में नहीं हूँ तो आज का गुरुकुल के बारे में मैं बोल नहीं सकता, पर मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है वो लोग कोशिश कर रहे हैं वो सिस्टम वापस लाने का, बट अभी पूरी तरीके से रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। कुछ कुछ हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा सा, काफ़ी हद तक थोड़ा सा बाकी है जी। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो है वो गुरुकुल तो भेजेंगे नहीं इतना आसानी से। वो कल्चरल शिफ्ट होना चाहिए, वो कल्चरल शिफ्ट अभी आया नहीं है। हाँ, तो अभी तक सोसाइटी में, समाज में अपना पेरेंट्स के जहन में वो ओरिएंटेशन अभी नहीं आया है, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी सिस्टम से निकला है जी। तो जब तक पेरेंट्स उस सिस्टम से नहीं आएंगे, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेज़ों का स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल के ले आके गुरुकुल में देंगे। है कुछ पेरेंट्स, मैंने मिला हुआ है। मैं अभी पिछले 3 या 4 साल पहले मैं 2-3 गुरुकुलम का बच्चों को हेरिटेज वॉक पे ले गया था उड़ीसा में। तो उस दौरान मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स आगे आए हैं, पर यह है कि गुरुकुल सिस्टम में भी जो एक्रीडेशंस मिलना चाहिए, जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो इसलिए गुरुकुल उस हद तक, उस पोटेंशियल तक नहीं जा पाया है अभी तक जो जाना चाहिए। और अगर वाकई सरकार अगर चाहती है कि गुरुकुल सिस्टम किक ऑफ करे तो उसके लिए सिस्टम एनेबलेशन भी होना पड़ेगा, सिस्टम एनेबलिंग भी, एनेबलमेंट में होना पड़ेगा जी जी जी। भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक कहावत थी कि सही में हम सोने की चिड़िया थे, और अगर हम सोने की चिड़िया थे तो फिर गुलाम कैसे हुए? गलती कहाँ पे थी? इसका तो खैर बहुत लंबा मतलब वार्तालाप है, बट हाँ, सोने की चिड़िया था या थे, जैसे भी आप बोलना चाहे। इसका सबसे ज़्यादा निदर्शन हमें मिलता है जब महमूद ऑफ गज़नी बोलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बोलिए, मोहम्मद घोरी बोलिए, सिकंदर लोधी बोलिए, फिरोज शाह तुगलक बोलिए, ये जितने भी, अहमद शाह अब्दाली बोलिए, जितने भी इन्होंने मंदिर तोड़ा है उसमें क्या सोने जवाहरात इन्होंने लूटा है
आप सिर्फ उसी को देखिए, उसी से पता चल जाएगा। आप हमारा मेरीटाइम ट्रेड को देखिए, बशर्ते एक ही रीजन को उठा लेते हैं, सपोज कलिंगन मेरीटाइम ट्रेड मेरा रिसर्च एरिया, मैं चोलास की तरफ जा नहीं रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी था उस टाइम हमारे पास, नेचुरल ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी था कि तारों को देख के, समुंदर के लहरों को देख के, जीव जंतुओं का मूवमेंट देख के जो हम नेविगेशन करते थे तो वो अपने आप में अलग ही था। और आज भी हम उसी को रेप्लिकेट करते हैं, उसका कई सारा चीज़ें आज भी फॉलो होता है। तो मंदिरों में जो लूट मचा है, जो हमारे किले थे उनमें जो लूट मचा है, उनसे जो सोने जहरात निकला है, या नादिर शाह आप देखिए, नादिर शाह जो लेके गया है, कोई बोलता है 300 हाथी, कोई बोलता है 200 हाथी, चाहे गजनी हो चाहे अब्दाली हो, बेशुमार। तो इतना कुछ होने के बाद भी बेशुमार दौलत हमारे हाथ रहता था और आज भी हमारे मंदिरों में जितने भी हीरे जवाहरात है उसका कोई आंकलन नहीं है और उसका हर एक का रिकॉर्ड भी है, किसने दिया है, कौन सी राजा ने, कौन सी परिवार ने दिया है। तो अगर ऐसा है तो आप इजीली इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हमारे पास थे और अभी भी है, इतना लूट मार के बाद भी। अब हम लोग शो से पहले जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। आप देखिए जगन्नाथ मंदिर को 18 बार लूटा गया। 18वीं बार लूटा नहीं गया था, विग्रहों को जलाने का कोशिश किया गया था, लेकिन 17 बार लूटा गया है। लेकिन आज भी 17 बार लूटने के बाद भी जो मंदिर का खजाना है वो आज भी लोगों को आंकलन लगाने में मुश्किल हो रहा है। तो आप सिर्फ एक मंदिर को, मैं पद्मनाभेश्वर टेम्पल को मैं छोड़ देता हूँ, तो ये है। और ये और हमारी सभ्यता में एक चला आ रहा है कि सिर्फ मतलब राज परिवार होगा सिर्फ वही दान देगा, नहीं, आम आदमी भी दान देता था, उसका इंस्क्रिप्शंस भी मिलता है, चाहे अखंड दियाई क्यों ना दे दे। आज की डेट में हमें भी जब कोई मन्नत होता है, हम जाके माँ काली को, बंगाल में, मैं बंगाल से हूँ, माँ को कुछ मन्नत किया, मन्नत पूरी हुई है, जाके एक नथ पकड़ा दिया कि माँ को पहना देना, या सोने का कंगन दे दिया। तो ये जो परंपरा है हमारी, ये उस टाइम से चला आ रहा है। ओरल ट्रेडिशंस आप बोल सकते हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज बोल सकते हैं इसको। इसके पीछे की कोई साइंटिफिक रीजन? विश्वास है, मान्यता है, विश्वास और मान्यता है, मेनली तो यही है, विश्वास और मान्यता है। आप जाएंगे कहीं पे, कोई जो जिस चीज़ को मन्नत करे, आप जाएंगे, आप तारिणी मंदिर चले जाइए। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, तारिणी मंदिर चले जाइए हौस खास में, वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे माँ का जो मंदिर है तारा तारिणी का, वहाँ पे लोगों ने जोड़े में घोड़े दे रखा है, क्योंकि माँ का वाहन जो है घोड़ा है। अच्छा। टेराकोटा घोड़ास, कोई छोटा दिया है, कोई बड़ा दिया है, मन्नत है। और ये चीज़ आ रहा है उड़ीसा से, उड़ीसा में ये ट्रेडिशन है, तो यहाँ भी ये फॉलो हो रहा है जी। जितने भी जगह पे ये मंदिर है माँ का, सब जगह यही ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। तो ट्रेडिशन जो है वो फॉलो आता रहा है, मतलब बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ कल्चरल कंटिन्यूटी जो है वो आपको समझना पड़ेगा। अब कई बार लोग मुझे सवाल करते कि कृष्णा थे क्या सही में, उसका कोई प्रूफ मिला है? मैं बोला नहीं, प्रूफ कैसे मिलेगा तुमको? क्या वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए मिलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तुमको जो मिलेगा वो है कल्चरल कंटिन्यूटी। हस्तिनापुर साइट मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिलेगा, द्वारका मिलेगा, वर्णाव्रत मिलेगा, तो दंडकारण्य मिलेगा, लेकिन और उसके साथ उसका कल्चरल कंटिन्यूटी मिलेगा, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू। उसका एक परंपरा चला आ रहा है, एक विश्वास चला आ रहा है। शिवलिंगम, लिंगम पूजन, शिवलिंगम का भी ऐसे ही एवोल्यूशन हुआ है। आज जो हम लिंग देखते हैं, आप अगर नेशनल म्यूजियम में चले जाएंगे और कुशानेरा का लिंग देखेंगे, वो बिल्कुल ही अलग है जी, और आज का लिंग बिल्कुल अलग है जी जी। और इनके बीच चतुर्मुखी लिंगम भी है, पंचमुखी लिंगम भी है, दो मुखी लिंगम भी है जी, और सिंगल मुखी लिंगम भी है। काशी में जाइए, हम लोग काशी की बात कर रहे थे, काशी में सब तरीके का लिंगम मिलता है जी। तो एवोल्यूशन है, कल्चरल कंटिन्यूटी है जी जी। हम बचपन से घरों में रामायण महाभारत देखते और सुनते आए हैं, हमारे लिए राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन स्कूल कॉलेज की किताबों में कई जगह उनको माइथोलॉजी यानी काल्पनिक सिर्फ लोग कथाएं कह देते हैं।
और जैसा आपने बताया कि इसको पीछे से देखना होगा चीज़ों से, तो पुरातत्व के हिसाब से इसको अगर समझना हो तो कैसे समझें? देखिए, जैसा मैंने बोला, कल्चरल कंटिन्यूटी तो हमें इतिहास देता है। जी। एपिग्राफी बोलिए, न्यूमिस्मेटिक्स हम जैसे बोलिए, लिटरेचर राम बोलिए, को, कृष्ण को समझना चाहें तो कैसे समझें? आप इन्हीं के थ्रू समझना होगा आपको। आपको वो कल्चरल कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा। जी। आइकोनोग्राफी देखिए, जी। ठीक है ना। तो वहाँ पे कृष्ण का अगर आप देखेंगे तो आपको आइकोनोग्राफी में मिलेगा, आपको कॉइन्स में मिलेगा, आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस में मिलेंगे, जी। और लिटरेचर में भी मिलेंगे। जी। पाणिनि का अष्टाध्यायी में भी मिलेंगे, छांदोग्य उपनिषद में भी मिलेंगे, और आपका क्या नाम है, सुश्रुत के वहाँ पे भी उनका उल्लेख मिलेगा। जी। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं। वैसे ही आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बहुत मिलेंगे कि आपको कहीं पे पिलर इंस्क्रिप्शन मिल गया, या मान लीजिए कोई आइकोनोग्राफी मिल गया, है ना। तो ऐसे ब्रजभूमि में बहुत मिला है। तो ये जो चीज़ है आपको कल्चरल कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश करा देगा, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक कैरेक्टर थे जिनको पुरखों से उनके बारे में चर्चा होते हुए आ रहा है। जी। आज अगर आप देखेंगे कि कई सारे स्कॉलर्स, शोधकर्ता जो है, टाइमलाइन के ऊपर जुटे हुए हैं, महाभारत और रामायण का टाइमलाइन। कोई बोलता है 5,500 BC, कोई बोलता है 3,200 BC, कोई बोलता है 1,500 BC। अलग लोग अलग अलग अपना मत देते हैं। जी। वो ठीक है, हर एक का अपना अपना शोध है, हर एक का अपना अपना पॉइंट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो चेष्टा लगा हुआ है। जी। और वो क्यों है, और क्यों वो शोध कर पा रहे? क्योंकि उसका एक कल्चरल कंटिन्यूटी, एक स्ट्रिंग बना हुआ है, एक स्ट्रिंग बना हुआ है। जी। जैसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब श्रीलंका गए तो लंका गए तो वो राम सेतु बना के गए। कुछ लोग कहते हैं कि राम सेतु मिथ है, अब तो नासा भी कहता है कि वहाँ पे था कुछ लोग। अब तो ये भी बोल रहे हैं कि जो श्रीलंका हम देखते हैं आज, वो श्रीलंका है ही नहीं, और मैडागास्कर के वहाँ कोई लंका था जो समुद्र के नीचे चला गया, जी, द्वारका की तरह। जी। तो अब उनके पीछे भी उनका अलग अलग साइंटिफिक रीजन उन्होंने दिखाया है कि क्यों ऐसा है। टेक्स्ट से कोट किया, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण से कोट किया है। फिर मैं वो चीज़ पे इतना काम नहीं किया है, आई एम नॉट अ क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट, टाइमलाइन एक्सपर्ट, पर उन्होंने अपना अपना रीज़न बाकायदा दिया है। जी। बशर्ते ये ज़रूर है कि लोकेशन को लेके डिबेट है, लेकिन मुद्दा ये है कि वो थे। राम सेतु था और लंका भी था, चाहे वो मेडागास्कर में था या करंट डे श्रीलंका है। तो दोनों जो इस चीज़ पे लड़ रहा है वो वही है, जैसे श्री कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण ने बोला था वासुदेव पौंडरिक को, जब वो कृष्ण सज धज के घूम के कृष्ण को चैलेंज कर रहे थे, तब देव की पुत्र वासुदेव ने बोला कि करने दो उसको, वो फिर भी तो मेरा ही नाम जप कर रहा है, नाम तो वो मेरा ही जाप कर रहा है। जी, जी। तो चाहे वो मडागास्कर बोले चाहे लंका बोले, राम का नाम तो फिर भी हो रहा है ना, जाप तो राम का नाम ही हो रहा है। हाँ। बस जैसे हमारे देश नदियों का देश है, नदियों को हम माता कहते हैं। एक सरस्वती नदी है, तो अक्सर सरस्वती नदी को लेकर कॉलेज इतिहासकार हमेशा संशय में रहते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल प्रमाण अब साबित कर आज की तारीख में प्रशांत जी, सरस्वती के बारे में सबको पता चल गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक सेल है जो केंद्रीय सरकार ने बनाया है, डॉक्टर याद चौधरी उसका हेड है, मैं उनके टच में भी हूँ। तो उन्होंने पैलियो चैनल्स भी निकाल के दिया है। पैलियो चैनल्स को, सरस्वती का पैलियो चैनल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, सरकार को उन्होंने वो भी रिकमेंडेशंस दिया है। बाकी जो और रिसर्च हुआ है, मिशेल डेनिनो का रिसर्च है, और भी कई सारे इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का रिसर्च है जो बाकायदा दिखा रहा है आज के डेट में सरस्वती नदी वॉज नॉट अ मिथ, और वो विनाशनी में जाके कैसे वो मिट गया वो, और बलराम का जो माइग्रेशन था, जो तीर्थ यात्रा का जो पग था, वो कैसे उसके साथ मैच होता है, सब आज प्लॉटेड है। तो अगर किसी को अगर इसके ऊपर में डिटेल में शोध करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संपर्क में जाइए, मिशेल डनीनो का काम देखिए, और भी काफ़ी लोग हैं। अपना मेजर जनरल बख्शी ने भी थोड़ा बहुत काम किया इसके ऊपर जी। तो इन सब कामों से क्लियर कट आता है कि हाँ, ये नदी था, ये मिथ नहीं था, लेजेंड नहीं था। और मैं खुद कुरुक्षेत्र मेरा रिसर्च एरिया है, तो उसके दौरान मेरे को सरस्वती के ऊपर भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा है। और मैं तो बल्कि बोलूँ आपके सामने, आज बोलने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, फेवा, ये सब जगह में सरस्वती का स्ट्रीम आज भी बह रहा है, आज भी बह रहा है। अच्छा। लोग उसमें नहाते भी है। अरुणाई धाम बोल के एक जगह है, वहाँ उसके पीछे सरस्वती है। लोग जाए दर्शन करें, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, जाए दर्शन करें और लुत्फ उठाए। सरस्वती के नाम से जानते हैं। हाँ, आज भी वहाँ सरस्वती के नाम से आ रहा है। जो फेवा है, फेवा में सरस्वती कुंड है, उसका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो सरस्वती का पेलियो चैनल से हो रहा है जी। इतना शोध तो मैंने किया है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। जी 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 जी। दुनिया की कौन कौन सी ऐसी रिसर्च है जो एक्चुअल में इंडिया से शुरू हुई या इंडियन ने की, बट उसका क्रेडिट नहीं मिलता इंडियन को? बहुत सारे हैं। कुछ ऐसा दो चार नाम मैं जगन्नाथ कल्चर के ही ले लूँ। जगन्नाथ कल्चर का जो मेन श्रेय चला जाता है वो डॉक्टर हरमन कुलके को जाता है जी। और फैक्ट ये है कि जर्मन्स अगर जगन्नाथ कल्चर में इंटरेस्ट नहीं लिए होते और ओडिशा रिसर्च फाउंडेशन नहीं बनाया होता तो शायद कई सारे चीज़ें जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में आज भी आधा अधूरा रह जाता होता। हाँ, इंडियन स्कॉलर्स ने काम किया है, बट ओडिशा रिसर्च फाउंडेशन ने जिस तरीके से काम किया 1970 का दशक में, दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसके लिए हरमन कुलके को पद्मश्री भी दिया गया है। हाल ही में उनका निधन हो गया जी जी। बट वो बहुत सज्जन आदमी थे, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और बाकायदा उनको सही डिसीजन था उनको पद्मश्री देना जी। पर यह है कि कई जगह पे मैं जब शोध करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो मेजर जो शोध है वो बाहर के लोगों ने किया है। काशी क्लासिक एग्जाम्पल जी, क्लासिक एग्जाम्पल। काशी के ऊपर कितने बाहर का स्कॉलर्स ने क्या बढ़िया किताब लिखा है। हमारे लोगों ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने पहले लिखा है, बाद में हमने लिखा है। और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है जी। हम ऐसा था कि कहीं हम डॉक्यूमेंटेड चीज़ों को नहीं कर पाए, इस वजह से हम पीछे रह गए। एब्सोल्युटली राइट। जब एशियाटिक सोसाइटी इधर आए थे जी, और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, या एपिग्राफिका इंडिका स्टार्ट हुआ था, एपिग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ ने क्या काम किया, ओरिएंटलिस्ट ने, इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने लिस्टिंग किया, और इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। और आज भी एज अ यूनेस्को एक्सपर्ट आई कैन टेल यू, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज हो, चाहे वो इंटेंजिबल हेरिटेज हो, योर फर्स्ट जॉब आपका है सर्वे, फील्ड सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, और फिर उसके बाद उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन और फील्ड सर्वे से उसका एनलिस्टमेंट, ताकि उसको संरक्षण प्रदान हो। अगर एनलिस्टमेंट नहीं हुआ तो संरक्षण नहीं होगा, फिर वो खो जाएगा। और अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसका 100% को खोएगा। कितने ट्रेडिशंस हमारे खो गए हैं डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में, कितने ट्रेडिशंस हर रीजन में, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके साउथ तक, या नॉर्थ तक, या कश्मीर तक। कुछ तो ट्रेडिशंस खो गए मुसलमान आक्रांताओं के वजह से, कुछ ट्रेडिशंस खो गए अंग्रेज़ों के इवेंजलिज्म की वजह से। ट्राइबल्स आर द क्लासिक एग्जांपल इन इंडिया। कितने सारे ट्राइबल ट्रेडिशंस खत्म हो गया ट्राइबल्स में के साथ। आप जाइए, चाहे वो भील हो, मुंडा हो, खोंड हो, पसुंदी हो, सेवड़ा हो, कोई भी। हमारे जो भारतीय मंदिर हुआ करते थे प्राचीन समय में, वो सिर्फ पूजा का केंद्र थे या एक बैंक और यूनिवर्सिटी की तरह भी चलते थे? वो कल्चरल सेंटर था। वो जो मंदिर थे उसका काफ़ी विवरण अभी काफ़ी लोगों ने हाल ही में लिखा भी है, कई सारे स्कॉलर्स ने लिखा है, एंड इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट नाउ, कि जो हमारे मंदिर थे वो कल्चरल सेंटर्स थे। उसमें लोग लोन भी लेते थे वहाँ से, वाणिज्य करने के लिए बाहर जाते थे, और वो वापस आके वो प्रॉफिट सबमिट करते थे मंदिर में। ये जो हमारे मैरीटाइम ट्रेड है, चोलास का, कलिंगन का, इसका जो मैरीटाइम गिल्ड, शिपिंग गिल्ड होता था, ये मंदिर से कंट्रोल होता था। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और इसका हमें एक विवरण यहाँ से भी मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र में नवदक्षा बोल के एक टर्म आता है। जी नवदक्षा मीन्स द मिनिस्टर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल नेवल एक्टिविटीज। जो नौ रिलेटेड जो भी काम है, आप मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर की तरह, आप सोचिए कौटिल्य उस टाइम नवदक्षा का डेफिनेशन, फ्रेमवर्क, प्रोसेस, गोल्डन रूल सब देके गया है। और आज भी हम जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बनाते हैं, नीति आयोग करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द प्लानिंग कमीशन इज? इट कम्स फ्रॉम अर्थशास्त्र। नीति आयोग क्या है? अर्थशास्त्र से आता है। म्युनिसिपैलिटी क्या है? म्युनिसिपैलिटी भी अर्थशास्त्र से आता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के ऊपर थोड़ा काम नेताजी सुभाष बोस ने किया था। जी म्युनिसिपल सोशलिज्म एक वो अलग टर्म है। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जी तो आज का जो जितने भी हमारे शहरों में, गांव दराजों में जो म्युनिसिपैलिटी का काम है, उसका श्रेय जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। म्युनिसिपल सोशलिज्म, जी वहाँ से ये सब म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी का हेल्थ सेंटर, म्यूनिसिपैलिटी का प्राइमरी एजुकेशन, म्यूनिसिपैलिटी का सफाई, म्यूनिसिपैलिटी का पानी का सप्लाई, म्यूनिसिपैलिटी का शहर को साफ सुथरा रखना, अगर कोई एपिडेमिक हुआ उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स म्यूनिसिपैलिटी से दे जाना, डॉक्टर्स को रखना, ये सब कहाँ से आता है? दिस इज म्यूनिसिपल सोशलिज्म। जी दैट इज इट। अक्सर पुराने उसमें कहा जाता है कि मंदिरों में राजा सोना छुपा के रखते थे। उसके पीछे का कोई खास रीज़न? कहते थे कि जब कुछ परेशानी आती थी तो लोगों को व्यापार करने के लिए, सभी आपने बताया कि पैसा वहाँ से दिया जाता था, कम ब्याज से पैसा दिया जाता था। मल्टीपल अर्थव्यवस्था को जब अंग्रेज आए और बाहरी आक्रांता आए तो सबसे पहले इन्होंने मंदिरों को तबाह इसीलिए किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक सभ्यता को अगर कब्जे में लेना है जी। तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। जी उसका जो अर्थनैतिक व्यवस्था है उसको तोड़ना पड़ेगा। जी ये होर्मुज क्यों ब्लॉकेड हुआ है? वो तो ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड ही है। जी जी जब कोई किला आक्रमण होता था, उसका जी। सप्लाई लाइन काट दिया जाता था, जी। घेराव करके बैठ जाते थे कि अंदर लोग भूखमरी में मरे। जी। इकोनॉमिक ब्लॉकेड। इसीलिए सारे हमारे मंदिरों पर सबसे ज़्यादा आक्रमण इसीलिए हुआ। लूट वन ऑफ द रीजंस। सेकंड ऑब्वियसली इज इस्लाम का वर्चस्व बिठाने के लिए कई लोग, कई इतिहासकार, खास करके लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ लूट के लिए मंदिर को अटैक किया गया था। अगर लूट के लिए मंदिर अटैक किया गया था तो मुझे बताइए फिरिश्ता, अल बरूनी, अल उद्बी, इतने सारे जो क्रॉनिकलर्स है, पर्शियन, टर्किक क्रॉनिकलर्स, ये लोग क्यों लिखते हैं आर्मी ऑफ मुसलमान एंड इनफाइडल्स या काफिर्स क्यों लिखते हैं? जिहाद, जिहाद भी मिलता है वहाँ पे टर्म। और सिर्फ लूट के लिए किया गया तो मंदिरों को और अगर मूर्तियों को तोड़ने का कोई सेंस नहीं है। मूर्तियों को तोड़ने का सेंस नहीं है, हमारे लोगों को मारने का कोई सेंस नहीं है। तुम सैनिकों को मारो, आम जनता को क्यों मार रहे हो? औरतों को क्यों छेड़ रहे हो? औरतों को तुम उठा के ले जाके सेक्स ट्रेड में डाल रहे हो। हमने हाल ही में देखा है आईएसआईएस ने यजीदी के औरतों के साथ क्या किया है, नारियों के साथ, है ना? तो वो मानसिकता अभी भी है वहाँ पे। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर या पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये हजारों साल से बिना किसी मतलब कंक्रीट सीमेंट के अपनी जगह उस खड़ा हुआ, बिना किसी इंटरलॉक करके। बड़े बड़े भूकंप नहीं, इंटरलॉकिंग सिस्टम है? हाँ, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। हाँ। इसका कॉर्बेलिंग मेथड बोला जाता है इसको। जी ठीक है ना? कॉर्बेलिंग मेथड होता है जहाँ पे एक पत्थर ऐसा है, फिर आपने दूसरा पत्थर ऐसे थोड़ा सा निकाल के रखा, उसके ऊपर ऐसे निकला, तो देउल जो है जी वो ऐसे बनता है। हाँ। ठीक है ना? और उसके बाद बाकी जो लगता है वो इंटरलॉक होता है, ऐसे ऐसे जी ऐसे होता है जी और फिर उसको एक स्पेशल तरीके का लाइम वाटर पेस्ट होता था उस टाइम। अलग अलग रीजन में अलग अलग उसका इंग्रेडिएंट होता था, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब बेसिक बता रहा हूँ। वो लगाया जाता था एंड वो जो पेस्ट होता था वो कोरोशन फ्री होता है, मतलब वेदर के वजह सूखा नहीं पड़ेगा। और ख़ास करके जो आपका जो मंदिर समुद्र किनारे है उनके ऊपर लाइम पेस्ट डाल दिया जाता था। जगन्नाथ मंदिर में तो लाइम पेस्ट 1975 के बाद से उतारना चालू हुआ। 45 सेंटीमीटर थिक एसआई का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें 45 सेंटीमीटर थिक लाइम पेस्ट उन्होंने रिमूव किया था 1975 साइंटिफिकली वो हमसे ज़्यादा एडवांस है उस समय। एब्सोल्युटली।
जो हम आज कर रहे हैं या सोच रहे हैं इतने एडवांस चीज़ें आने के बाद, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। एब्सोल्युटली। नहीं तो इतने बड़े बड़े मंदिर 200 फीट 250 फीट आराम से बना दिया, और क्या नक्काशी है, क्या वो बनाया। सालों साल से, सदियों से खड़े हुए हैं। होयसाला टेम्पल्स देखिए, हैलीबिडू का, हाँ, ककाटियास का मंदिर देखिए आप गोविंद देव जी की बात कर रहे थे हम, गोविंद देव जी पे जाइए वृंदावन में, 3-4-7 मंजिला मंदिर था, 4 मंजिला औरंगजेब ने तोड़ दिया, 3 मंजिला बचा गया है। क्या नक्काशी है उसका, जाके देखिए साहब जी, देखना चाहिए दिल्ली वालों को जाके गोविंद जी। देव जी मंदिर। जी। हम जैसे अपने पूर्वजों के साइंस की बात करें तो एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात आती है कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक भारत के कई प्रमुख शिव मंदिर हैं, जैसे कालेश्वरम, कालहस्ती, कांचीपुरम, चिदम्बरम, लगभग एक ही सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं। तो उस जमाने में कोई सैटेलाइट, जीपीएस तो कुछ था नहीं, तो लेकिन ऐसा हमारी कैसे हुआ? खगोल विद्या और एस्ट्रोनॉमी इतना स्ट्रांग था उस टाइम कि हम लोग कर सकते थे उसको सीधा बिठा के। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे उज्जैन का, जहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है, उसी के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। तो उस टाइम कौन सा सैटेलाइट था, हम लोग खुली आंखों से ही देखते थे आसमान को, और खगोल विद्या था हमारा। तो हाँ, टेक्नोलॉजी एडवांस था उस टाइम हमारा, बहुत जी। एडवांस था। जब नालंदा, सोमनाथ या काशी मथुरा के इतिहास को देखते हैं तो कोलोनियम और वामपंथी इतिहासकार कहते हैं आक्रमणकारी सिर्फ धन लूटना चाहते आए थे, कोई इनका धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडा नहीं था। जो मैंने बताया आपको, एग्जांपल देके बताया मैंने। जी 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 जी। भारत के कुछ ऐसे मंदिर हैं जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हैं, जैसे लेपाक्षी मंदिर का पिलर जो हवा में झूलता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसका विशाल चुंबक। नहीं, वो मिथ है, कोई चुंबक मिथ नहीं है? था वहाँ, कोई चुंबक नहीं था वहाँ पे। अच्छा। ये मैंने जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा के साथ क्लियरली क्लैरिफाई किया है। वहाँ पे एक बैंड था जो कलश और पीड़ा जंगा को पकड़ने के लिए, उसका जो अटैचमेंट है उसको बिठाने के लिए जी वो बैंड लगाया था उन्होंने, कॉपर बैंड जी। एक। और कॉपर बैंड का जो उड़िया नाम है वो चुंबक परिधि या चुंबक ऐसा करके कुछ है, क्योंकि वो चुंबक ट्रांसलेट होता है मैग्नेट में इंग्लिश में, तो इसलिए वो मैग्नेट का थ्योरी चालू हो गया। बट देयर वाज नो मैग्नेट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मिथ है। पूरा मिथ है। भासमान सूर्यदेव का विग्रह, मैग्नेट, पोर्तुगीज ले गया, जहाज़ों को खींच लेता था, कुछ नहीं था ऐसा। बिकॉज अगर होता तो पोर्तुगीज अपने मेमोइर्स में या अपने लेखनी में उसको लिखते। रादर वो बोलते थे कि हम इसको नेविगेशन की तरह यूज़ करते। जगन्नाथ मंदिर वॉज द वाइट पैगोडा, वो लाइम पेस्ट लगा रहता था इसलिए वाइट दिखता था दूर से, और ये ब्लैक पैगोडा इसको नेविगेशन के लिए यूज़ होता था, क्योंकि वो जो राउट है उसमें से पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम। 1599 में जब वो उन्होंने एंट्री किया ईस्टर्न इंडिया में फरमान, मुगल फरमान के थ्रू, तब और व्यवसाय और सब चालू किया उन्होंने। तो उस टाइम का लेखनी मिलता है उनका ये। आजकल कुछ जैसे कुतुब मीनार को हम कहते हैं कि वो विष्णु स्तंभ है, ताजमहल को तेजो महल है, और ऐसी कई पुरानी मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि ये ये भी सच्चाई हो सकता है? देखिए जैसे कुतुब मीनार है जी, वो जो एंटायर कुतुब कॉम्प्लेक्स है जी। वो तो एएसआई ने खुद ही लगा के भी रखा है बोर्ड्स, और वहाँ आपको भर भर के प्रमाण मिलता है कि वो मंदिर थे 27 हिंदू और जैन मंदिर था जो तोड़ के बनाया गया है। वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लिख के गया है इंस्क्रिप्शन में, हिस्टोरियन से। फिरिश्ता ने लिखा है या किसने लिखा है? मिन्हास ने लिखा है। तो इसके तो कोई संदेह रखने का कोई जगह ही नहीं है। और या तो आप चले जाइए बंगाल में जो आदिनाथ मस्जिद है, आदिना मस्जिद है, वो आदिनाथ मंदिर था, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा शिवा टेम्पल था, शिवालय था वो। और उसमें कुछ 5-6 साल पहले तक भी शिवलिंग पड़ा हुआ था, अभी हटा दिया, अभी नहीं रखा है। बट एएसआई ने जो बोर्ड प्लेक उधर लगाया है उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है, हाँ ये शिवा टेम्पल था जिसको मस्जिद बनाया गया। कोतुल इस्लाम का भी यही कहानी है। रही बात तेजो महल का, एएसआई और सर्वे करे, पीएनओ ने बहुत कुछ दिया था, मैं उनका काम कोट नहीं करना चाहता हूँ, बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, मुझे अपनी शोध के दौरान एक चीज़ जो मिला है, वहाँ पे एक ब्लैक बसाल्ट स्टोन का इंस्क्रिप्शन था
जी जो ये दर्शाता था कि वो सिखावटी राजपूतों का प्रॉपर्टी है। जी उसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लखनऊ म्यूजियम में रख दिया था। जी। अब वो अभी कहाँ है आई डोंट नो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शुड लुक फॉर इट। दैट क्लियरली स्टेट्स दैट प्लेस वाज फॉर द कसावट बिलोंग टू द शेखावटी राजपूत। और ये कहीं पे मेरे ख्याल से प्रूफ भी मिला है लिटरेरी कि जहाँ पे शाहजहां ने एक्सचेंज भी किया था वो प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ मिला है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, बट ये मिला है। बट वो एक्सचेंज किया कि नहीं किया, वो इंस्क्रिप्शन आपको पूरा सब कुछ कंफर्म कर दे सकता है। सबसे ज़्यादा मंदिर किसके समय में, किस मुगल आक्रांता के समय में तोड़े गए? और ये बोलना बहुत मुश्किल है, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई पर्शियन टेक्स्ट, अरबिक टेक्स्ट, कोई ये नहीं बोला है कि इतने हजार मंदिर सुल्तान ने जलाया है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। औरंगज़ेब का कुछ नंबर्स मिलता है, कुछ नंबर्स फिरोज शाह तुगलक का मिलता है, सिकंदर लोदी का भी मिलता है, अब्दाली का कुछ कुछ मिलता है, बट इनका बाकियों का कुछ नहीं मिलता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तरीन का दूसरा युद्ध के बाद जो अजमेर दरगाह शरीफ जो एरिया है वो पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, उसको उन्होंने 2.5 दिन में उड़ा दिया पूरा। अजमेर शरीफ जिसको हम आज कहते हैं, पूरा 2.5 दिन में वो कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया और 2.5 दिन में तैयार किया। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको बोला जाता है, वहीं पे घोरी आके अपना नमाज अदा किया, है ना। 2.5 दिन में पूरा साफ़ हो गया था वो एरिया। और वो आज भी लोग मानते हैं, ओरल ट्रेडिशंस, लोकल ट्रेडिशंस, लेजेंड्स में आप जाएंगे, मैं भी शोध कर रहा हूँ कहीं पे अगर मिल जाए कुछ, वो एक वराह पीठ था अजमेर मंदिर, अजमेर जो दरगाह है अभी। इसलिए बाद में राजपूतों ने, मेरे ख्याल से चौहानों का बाद का पुरखों ने, इन्होंने पुष्टियों ने पुष्कर में एक वराह मंदिर बनाया था, वो भी जाके मुसलमानों ने बाद में तोड़ा, आई थिंक मुगल्स ने तोड़ा, बट वो मंदिर फिर उन्होंने रिसरेक्ट किया। तो लोग आज अगर पुष्कर जाएंगे, ब्रह्मा मंदिर के साथ साथ वराह मंदिर भी दर्शन करके आइए। बहुत भव्य मंदिर है, छोटा है, बहुत बड़ा तो नहीं है जी, बट भव्य है। तो उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ ले गए थे पुष्कर के सामने। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत हमेशा से अलग देश रहा, छोटा देश रहा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगरकोट कंबोडिया में है, वियतनाम में चाम संस्कृत के अवशेष मिले हैं, मैक्सिको की मायन सभ्यता में भी सनातन जैसे प्रतीक मिले हैं। तो क्या प्राचीन काल में भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला था, जिसे कॉलोनियल इतिहासकारों ने जानबूझकर छुपा दिया? हाँ, कल हमारा मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर और शोध होना चाहिए, और भी लिखना चाहिए इतिहासकारों को। एंड ये तो हमें प्रूफ मिला है कि हमारा जो कनेक्शन था सुमेरियन पोर्ट्स, इजिप्शियन पोर्ट्स, अफ्रीकन पोर्ट्स, यूरोपियन पोर्ट्स, खास करके रोमन एंड ग्रीस, ग्रीस इनका, लैटिन अमेरिकन पोर्ट्स तक भी कनेक्शन था। और इधर साउथ ईस्ट एशिया में तो था ही, सुवर्ण द्वीप और ये सब तो नोन है अभी तक जी। और इसका काफ़ी सारा प्रूफ मिला है, एपिग्राफिक प्रूफ, इंस्क्रिप्शनल प्रूफ्स, लिटरेरी प्रूफ्स, बहुत मिला है प्रूफ्स। और भी मिल सकता है, और भी मिल सकता है, बशर्ते ASI और NIO गोवा मिलके शोध करे कोस्ट लाइन का। अभी हाल ही में मैंने 2 हफ्ता पहले देखा एक खबर जहाँ पे नेदरलैंड्स, हॉलैंड का एक सरकार का एक एक्सकेवेशन कंपनी के साथ भारत सरकार का MOU हुआ है, जहाँ पे वो लोग एक जहाज़, उनको मालूम है, ऑब्वियसली उनका जहाज़ उनको मालूम होगा, रिकॉर्ड होगा, जहाँ पे डूब गया था, वो उसका खनन करेंगे और वहाँ से जो भी निकलेगा, मेरे ख्याल से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जहाँ पे बंटवारा होगा चीज़ों का, फाइंडिंग्स का। ऐसा ही चीज़, ये मॉडल जो है यूरोप में बहुत दिनों से चल रहा है, अमेरिका में बहुत, तो अपना कोस्ट लाइन पे, इसीलिए वो अपना रनपोतों को, सबमरीनों को, वर्ल्ड वॉर 2 को सब निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसी अरेंजमेंट में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई एम हैप्पी दैट भारत सरकार ने इसको चालू किया है। जी। हमारे जो भारतीय संस्कृति के अवशेष है वो विदेशों में और कहाँ मिलते हैं? भारतीय संस्कृति का अभी तो देखिए, पैलेमीरा में कुछ मिला था मेरे ख्याल से 1960-70 का दशक में,
बाकी साउथ ईस्ट एशिया में कई जगहों पे है, जैसे आपने जिक्र किया मंदिरों का, जी मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलता है। आर्मेनिया में कुछ है, आर्मेनिया में शिवलिंगम्स मिला है। जी और आर्मेनिया का एक कहावत ये भी है, ट्रेडिशन, कि यादव कुल का जो बचे कुचे रह गए थे वो कुछ लोग, या हस्तिनापुर से कुछ लोग शायद आर्मेनिया की तरफ चले गए थे, जी बट दैट इज़ नॉट प्रूवन, इट्स अ थियोरी, जी थियोरी के रूप में है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाकी तो सिंधु घाटी का अपना गिलगिट बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, ये सब जगह पे तो मिला ही है ऑब्वियसली, वो तो सिंधु सभ्यता के अनुसार ही है। जी जी और इराक में है, पर्शिया में कुछ निदर्शन मिला है जहाँ से आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटी मिलता है। जी। अंग्रेज और अन्य आक्रांता जब सिर्फ भारत का सोना नहीं ले गए, बल्कि हमारे प्राचीन मंदिरों की अनमोल मूर्तियाँ, पांडुलिपि, कोहिनूर लेके अपनी म्यूजियम में चोरी करके लेके गए, और उसको हम मतलब हमारी एक आध्यात्मिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश थी, और उसको सोची समझी साजिश थी। आज उन्हें भारत सरकार वापस लाने के लिए कोई प्रयास कर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, रिपैट्रिएशन, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैं बताऊँ आपको, पहले मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया मिला के इंडिया का नंबर इस मामले में अभी भी सबसे कम है कि जितने यूनिट्स रिपैट्रिएट हुआ है, रेस्टिट्यूट हुआ है। पर आशा की बात यह है कि 2014 के बाद जब से हमारे परम पूज्य मोदी जी ने कमान संभाली, तब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर डाला। एएसआई को काम पे लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को काम पे लगाया, बाकी कुछ शोधकर्ता, प्राइवेट शोधकर्ता है, जैसे मेरे मित्र विजय कुमार जी है, ये लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इस दौरान मेरे ख्याल से अभी नंबर जो है 2014 से जो था, उससे नंबर अभी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से 400 क्रॉस कर गया, जितना रेस्टिट्यूट होके इमेजेस या मूर्तियाँ वापस आई है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वापस आई है ना जी। तो ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर पिछले 10 सालों में, बट और भी हो सकता है, बशर्ते थोड़ा रेट टिपिज्म कम हो जाए। कई बार क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है, जो लॉज है, मैं लॉज की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, जो प्रोसेस है, एएसआई को एक बंदा भेजना पड़ता है उसको सर्टिफाई करने के लिए, तो कई दफ़ा वो भेज नहीं पाते हैं टाइम पे, बहुत डिले के बाद जाता है। अच्छा, अगर गए तो सर्टिफिकेशन में गलत निकल जाता है कई बार, और अगर सर्टिफाई कर भी दिया, लेकिन उसका जो प्रोसेस है कंटेनर में डाल के इधर इंडिया में ले आना, एक वो चैलेंज है, वो एक अलग ही टाइप कॉम्प्लिकेशन के तहत चला जाता है। उसका इंश्योरेंस कौन संभालेगा, ये वो। तो और दूसरा, यहाँ आने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी। बल्कि मैं तो ये बताऊं, मैं उतना दूर तक नहीं जाऊं। देश के अंदर जो मंदिरों से चोरी होता है, कई बार वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस में या लोकल थाने में पड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग। हाँ, और या तो ये वापस आ गए, अब जाएंगे कहाँ? बोलेंगे हमारे द गॉड्स हैव कम बैक होम, लेकिन जो मंदिर में था वो तो आज की डेट में है ही नहीं, वहाँ तो पूजा करने लायक हालत ही नहीं है, जंगल खंडर बन चुका है, तो ये जाएंगे कहाँ? ये जाके गिरे पड़े रहते, कोई पुलिस स्टेशन का लॉकअप स्टोर रूम में, कलेक्टर ऑफिस का स्टोर रूम में, या ये जो हमारे म्यूजियम्स है इनके लॉकर गोडाउन में। आज भी जितने भी हमारे म्यूजियम्स है, चाहे नेशनल म्यूजियम हो, इंडियन म्यूजियम हो, भाई साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितना इनका स्टोर रूम में है, वो निकाल के अगर अभी लगा देना, भारत का इतिहास का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे ऐसे खजाने हैं उसके अंदर, मैं ओपन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको। लेकिन इनके पास कहीं पे जगह नहीं है, तो कहीं पे फंड्स नहीं है, तो कहीं पे लोग नहीं हैं, तो मल्टीफेरियस स्टेप्स लेना ज़रूरी है इस चीज़ में। अभी जब हम घर बनाते हैं या मंदिर बनते हैं, तो हम उसकी नींव में कोई मेटल या धातु लगाते हैं, रखते हैं, तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व है, क्या पुरातत्व के हिसाब से भी कुछ उसका साइंटिफिक महत्व भी है? ये एक सिविल इंजीनियर ही आपको बता सकता है। धार्मिक महत्व तो बिल्कुल हो सकता है, मुझे उतना मालूम नहीं। धार्मिक महत्व तो है, क्या उसका साइंटिफिक भी कोई रीज़न है?
ज़रूर होगा, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ ना हर चीज़ का साइंस के आधार पे है। जी लोग सोचते हैं कि हम लोग अंधविश्वास करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा जी। नहीं है। चाहे हमारा सीज़न टू सीज़न फूड हैबिट्स जो है जी वो भी एक साइंस के तहत है, और ये भी एक साइंस के तहत जी। है। आप अगर देखेंगे पुराने ज़माने में हमारे नानी दादी के जो कमरे होते थे, गर्मी में भी हम एक चद्दर बिछा के ज़मीन में सो जाते थे, एक तकिया लेके। कितना ठंड होता था, कहाँ था उस टाइम इतना एसी और ये। हाँ, बशर्ते वो उस टाइम 52 डिग्री 51 डिग्री नहीं होता था, बट फिर भी उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी हीट होता था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जो आयरन पेरोक्साइड का फर्श होता था, कितना ठंड हुआ करता था। और आज वही टेक्नोलॉजी वापस आ रहा है जो आप बता रहे थे। जी। आज लोग फिर से वही आयरन पेरोक्साइड का मोजाइक और टाइल्स छोड़ के आयरन पेरोक्साइड का फ्लोरिंग पे वापस आ रहे हैं, उसका कलर्स चेंज कर करके। जी क्यों? बिकॉज वो ठंडा रखता है घर को। सो यस, देयर इज अ साइंस, ऑब्वियसली देयर इज अ साइंस। जैसे हमारे यहाँ जो मंदिर बनते हैं उनके ऊपर एक धातु, एक मेटल लगा होता है या मूलक लगा होता है, और एक कुछ लोग कहते हैं कि वो इसलिए कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो अपने आप को उसको रोक हाँ, लेती वो है। अर्थिंग तो रहता है रोक उसका, लेती है। अर्थिंग रहता है उसका, हर मंदिर में है। हाँ। और ये मैंने जगन्नाथ मंदिर में भी देखा है, मैंने गोविंद देव जी पे देखा है, मैंने कलकत्ता में देखा है मंदिर में, कालीघाट में, सब मंदिरों में मिलेगा। दैट इज़ नेचुरल। वो तो हमारे जब मकान बनाते हैं हम लोग, उसमें भी अर्थिंग रहता है ऊपर छत पे। बिना अर्थिंग का तो कभी ये नहीं है, क्योंकि बाज तो तब भी गिरते थे, जी तो हमारे पूर्वज को भी वही झेलना पड़ा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो टेक्नोलॉजी दिया था हमें। जी जी जी। आशा करते हैं आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सूर्य सतीश राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खगोल विद्या और एस्ट्रोनॉमी इतना स्ट्रांग था उस टाइम। सबसे ज़्यादा मंदिर किसके समय में, किस मुगल आक्रांता के समय में तोड़े गए? इतने हजार मंदिर सुल्तान ने जलाया है। भारतीय संस्कृति के अवशेष है वो विदेशों में और कहाँ कहाँ मिलते हैं? मेरा में कुछ मिला था, साउथ ईस्ट एशिया में कई जगहों पे है।